हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपके लास्ट लेक्चर में एस्टीमेट के टाइप देखे थे। ठीक, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है, फिर उसके अंतर्गत प्लिंथ एरिया एस्टीमेट आता है, क्यूबिक रेट एस्टीमेट आता है, यूनिट रेट एस्टीमेट आता है। ठीक, फिर परसेंटेज रेट एस्टीमेट आता है और एस्टीमेट आता है ऑन बेस्ड ऑफ लेबर एंड मटेरियल। फिर हमने कुर्सी क्षेत्रफल दर प्रांकलन देखा था, फिर हमने घनीय दर प्रांकलन देखा था। उसके बाद हमने विस्तृत प्रांकलन के बारे में देखा था कि विस्तृत प्रांकलन क्यों बनाया जाता है, इसका बनाने का क्या रीज़न है। जैसे कि हमने देखा था कि इसको टेक्निकल सेंसन लेने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि इसके अंतर्गत मध्य दर प्रांकलन आता है, पूरक प्रांकलन आता है, संशोधित प्रांकलन आता है और वार्षिक मरम्मत अनुरक्षण और प्रांकलन आता है। ठीक, तो ये हमने देखा था कि कब कब बनाए जाते हैं, ठीक, और कैसे बनाए जाते हैं ये भी देखा था हमने। उसके बाद आपका न्यू टॉपिक था कि प्रांकलन तैयार करने के अंतर्गत चरण क्या होते हैं। तो ये हमारा न्यू टॉपिक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप प्रांकलन बनाते हैं तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि प्रांकलन क्या है, कॉस्ट निकालना। ठीक, कॉस्ट आप तब निकाल पाएंगे जब आपको क्वांटिटी पता हो। ठीक, फिर आपको रेट पता हो। तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या, क्वांटिटी और रेट। तो ये जो क्वांटिटी मेजर करने का प्रोसेस है, ठीक, इसको हम करते हैं पहले, फिर हम करते हैं कॉस्टिंग मेजर करने का प्रोसेस। तो ये दो चरणों में किया जाता है। पहले में हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, दूसरे में हम कॉस्ट मेजर करते हैं। तो देखते हैं। तो विस्तृत प्रांकलन निम्नलिखित चरणों में बनाया जाता है। ठीक, पहला चरण होता है आपका मदों के परिमाणों का विवरण पत्र तैयार करना, यानी जो मद हैं उनका कितनी क्वांटिटी है वो तैयार करना। उसके लिए हम एक प्रपत्र यूज करते हैं जिसको मेजरमेंट शीट कहते हैं, वो भी देखेंगे अभी। उसके बाद हम तैयार करते हैं लागत सारांश प्रपत्र, यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट की शीट हमको तैयार करनी पड़ती है। जो हमने मेजरमेंट निकाली है उसी के हिसाब से हमको कॉस्टिंग करनी पड़ती है। तो आपका जो पहला है मदों के परिमाणों का विवरण पत्र तैयार करना। इस प्रपत्र पर मद संख्या, देखिए मद संख्या लिखी रहती है इस प्रपत्र में, यानी सीट जो होती है इसके अंतर्गत एक लिखी रहती है मद संख्या। फिर आपके पास होती है कार्य का विवरण, जो भी आप कार्य ले रहे हैं उसका विवरण यहाँ लिखा जाता है। ठीक, वहाँ पे शॉर्ट में स्पेसिफिकेशन भी लिख दिया जाता है उस मद के बारे में कि क्या उस मद का स्पेसिफिकेशन क्या है। फिर संख्या लिखा जाता है। ठीक, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई या गहराई, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक, फिर इन सबका मल्टीप्लिकेशन करके हम परिमाण में लिखते हैं, यानी मैग्नीट्यूड में लिखते हैं परिमाण के अंतर्गत। फिर अगर योग करने की हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम यहाँ योग करते हैं इसका। ठीक, फिर यहाँ टिप्पणी लिखी जाती है कि अगर कोई मद है तो मद के बारे में अगर आपको कोई टिप्पणी लिखनी है तो यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक, लंबाई चौड़ाई परिमाण भरी जाती है और मद का परिमाण ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो ये ज्ञात किया जाता है। निर्माण कार्य की ढेर सारी मदें, भिन्न भिन्न मदें हो सकती हैं, क्योंकि निर्माण कार्य आपका बड़ा होता है। अगर बड़ी भवन है 50 से 60 मद कार्य हो सकते हैं, यानी 50 से 60 नंबर में आपके मद हो सकते हैं। ठीक, तो विभिन्न होती है, तो इनकी पहचान रखने के लिए तथा किसी मद की छूट जाने से बचाने के लिए इन्हें समान प्रकृति की मदों को एक ग्रुप में लिखा जाता है। अगर 50 से 60 है तो हो सकता है कि आपसे कोई मद छूट जाए, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरह की मद, जैसे अगर कंक्रीट कार्य है या फिर मृदा वर्क है, अर्थ वर्क है। ठीक, तो भवन में जहाँ जहाँ अर्थ वर्क हो रहा है, मृदा वर्क हो रहा है, यानी मृदा कार्य हो रहा है, उसको एक ग्रुप में लिखने के बाद सबको नीचे से लिखते चले जाते हैं। जैसे फाउंडेशन में मृदा वर्क हो रहा है, ठीक, फाउंडेशन में हो रहा है, उसके बाद फ्लोर में हो सकता है वो मृदा काम। ठीक, तो ऐसे ही जितने भी मृदा कार्य हैं सब एक तरह से लिखते चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर कॉन्क्रीटिंग काम है तो कॉन्क्रीटिंग को दूसरा लिख के उसके अंदर कहाँ कॉन्क्रीट, मान लीजिए फाउंडेशन में हो रही है, मान लीजिए स्लैब में हो रही है, मान लीजिए बीम में हो रही है, मान लीजिए कॉलम में हो रही है, तो उनको एक जगह लिख देते हैं। ठीक, एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता हुआ कंक्रीट के ग्रुप में। तो इससे क्या होता है, कोई मद छूटने की संभावना नहीं रहती।
और ये किस में बनाया जाता है, ये मेजरमेंट शीट में बनाया जाता है। ये हमने देखी है अभी मेजरमेंट शीट। मध्य संख्या होती है, कार्य विवरण, संख्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, फिर परिमाण, फिर योग, फिर टिप्पणी। ठीक, फिर जब हमने मेजरमेंट कर लिया यानी हमने क्वांटिटी निकाल ली, ठीक, तो हमको रेट पता होना चाहिए। रेट तो हमको शेड्यूल ऑफ रेट से पता चल जाता है। शेड्यूल ऑफ रेट हमको गवर्नमेंट के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट से मिल जाता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हमको रेट मिल गया, क्वांटिटी मिल गया, अब हम कॉस्ट करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, यानी कॉस्टिंग का काम करते हैं। तो दूसरा स्टेज आपका होता है कॉस्टिंग का। तो कॉस्टिंग क्या है, लागत सारांश तैयार करना। ठीक, इस प्रपत्र में निर्माण कार्य के मदों का पूर्ण नाम होता है। ये देखिए नीचे इसकी सीट दिखा देता हूँ मैं आपको। इस प्रपत्र में मद संख्या होती है, फिर पूरा नाम होता है। ठीक, फिर परिमाण, परिमाण कहाँ से, जो परिमाण आपने ऊपर निकाला था यहाँ से इस परिमाण को यहाँ लिखते हैं। ठीक, फिर उनकी इकाई दरें क्या चल रही हैं, यानी उनकी यूनिट रेट क्या है बाजार में। ठीक, ठीक, यूनिट रेट होती है। उसके बाद उसकी लागत का, अब लागत क्या है, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन करके आप यहाँ लिखते हैं। ठीक, कहाँ राशि में, राशि का अगर योग करना है तो लास्ट में योग करके लिखते हैं। ठीक, योग लिखते हैं, तैयार किया जाता है। किसी मत की पूर्ण शब्दावली विवरण लिखना कठिन रहता है और समय लेवा होता है। अगर आप पूरा विवरण लिखने बैठ जाएंगे तो बहुत समय लेवा चीज़ हो जाएगा, क्योंकि विशिष्टियाँ लंबी हो सकती है, लंबी चौड़ी, तो उसका छोटे में हम विवरण दे सकते हैं। ठीक, अतः प्रपत्र पर संक्षिप्त परंतु तथ्यात्मक शब्दों में मद का नाम लिखना पर्याप्त रहता है। ठीक, और क्या है इसमें, और जैसे मान लीजिए जो रेट है आपको वो कहाँ से मिलेगा, वो हमको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के किसी भी सरकारी विभाग से मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट अलग बनाती है, जिसको एसएसआर कहते हैं, डीएसआर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, फिर आपको सीएसआर कहते हैं कॉमन शेड्यूल रेट। तो ये आपके पास रेटें होती हैं। ठीक, तो इस आधार पे आप दो स्टेजों में, पहले स्टेज में आप परिमाण निकालेंगे, दूसरे स्टेज में आप लागत निकालेंगे। तो ये है आपका चरण तैयार करने का, क्या विस्तृत। इसके साथ एक मटेरियल स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। ठीक, जब आप विस्तृत प्राकलन बनाते हैं तो एक मटेरियल स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, जो ये परिमाणों में जो आपने परिमाण निकाले हैं ऊपर, उसमें जितनी भी, मान लीजिए कोई परिमाण निकाला है 10 मीटर क्यूब कंक्रीट का, तो कंक्रीट तो कोई वर्ड है नहीं या कोई मटेरियल है नहीं, वो तो आपको किस कब मिलेगा, जब आप बनाएंगे किससे, सीमेंट से, बालू से, ठीक, और एग्रीगेट से। तो इनमें आपको निकालना पड़ता है कितनी बालू, कितनी सीमेंट, कितना ये सब लगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, इनकी कॉस्टिंग करके निकाल देते हैं। तो ये होती है मटेरियल स्टेटमेंट कि कितना मटेरियल आपके पास लगा। ठीक, तो एक मटेरियल स्टेटमेंट भी बनाया जाता है इसके साथ साथ। तो ये आपका होता है विस्तृत आपका जो प्राकलन होता है वो तैयार करने के कितने चरण होते हैं। तो ये 2 चरणों में तैयार किया जाता है। तो अब अगर हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर, तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आपका अगला टॉपिक है इसमें, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्ड, मेजरमेंट। ठीक, तब इस मेजरमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो क्वांटिटीज़ हैं, जो भी हमने जिक्र किया जिस क्वांटिटी का, वो क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक, क्योंकि हमको पता है, अगर हमको क्वांटिटी नहीं पता होगी तो हम कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या क्या देखना है, हमको देखना है मेजरमेंट यूनिट देखनी है। जो भी आपके पास आइटम है, बहुत सारे आइटम आपके पास, कंक्रीट, टीपीसी, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, वुड वर्क, ठीक, इनके अंदर भी कैटेगरी हैं। ठीक, स्टील वर्क, ठीक, इन सब की आपको मेजरमेंट यूनिट पता होनी चाहिए कि इनको किन यूनिट में मेजर किया जाता है। ठीक, फिर आपको देखनी है रूल ऑफ मेजरमेंट। इन मेजरमेंट के रूल क्या होते हैं, इनके पीछे बेसिक फंडामेंट प्रिंसिपल क्या लगा हुआ है मेजरमेंट का। फिर डिफरेंट मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज़। ठीक, आपको बहुत सारे मेथड देखने हैं क्वांटिटीज़ निकालने के। ठीक, क्वांटिटीज़ निकालने के तो मेथड तो बहुत सारे हैं। ठीक, आपको लेकिन मेनली देखना है सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक, तो हम अपना फोकस जो है सिलेबस पे ही रखेंगे और केवल तो हम लोग अपना जो फोकस है वो सिलेबस पर ही रखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में हमको केवल लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड देखना है, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका जो टॉपिक है इसके अंतर्गत ये है यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क एज पर BIS 1200। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए आपको यूनिट्स देखनी है। जैसे हर चीज़ की मेजरमेंट की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। ठीक,
तो ये यूनिट कैसे निकाली जाती हैं, ये कैसे डिसाइड की जाती हैं, उसके लिए ये पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि कैसे निर्धारण किया जाता है कि इस चीज़ की यूनिट ये होगी, ठीक, या इस चीज़ की यूनिट ये होगी, या इस चीज़ को इस चीज़ में मेजर किया जाएगा। देखिए, तो पहला आपका है घनाकार, ठीक है। घनाकार स्थूल कार्यों के लिए जहाँ लंबाई, चौड़ाई और गहराई में किसी भी माप को सीमित नहीं किया जा सकता, उस मद की गणना आयतन में की जाती है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई हमारे पास माप है या कोई भी आइटम है, ठीक, अगर उसकी हम किसी लंबाई को या गहराई को या ऊंचाई को, ठीक, या उसकी चौड़ाई को, ठीक, लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, ठीक, और उसकी ऊंचाई को, चौड़ाई आपको उसमें दिखेगी 3D में, ठीक, अगर फिक्स नहीं किया जा सकता, अगर आप फिक्स नहीं कर सकते, तो ऐसी जो आइटम होते हैं उनको लिया जाता है हमेशा मीटर क्यूब के अंदर, ठीक, को मीटर क्यूब में लिया जाता है। ये जनरली स्थूल कार्यों के लिए, स्थूल मतलब वॉल्यूमेट्रिक जो वर्क होता है, जिस काम में वॉल्यूम लगा रहता है, जैसे जैसे एग्जांपल आपके पास कंक्रीट काम, ठीक, अगर कंक्रीट कार्य है, ठीक, अगर आप कहीं कंक्रीट डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉलम में डाल रहे हैं, तो किसी चीज़ को आप फिक्स नहीं कर सकते, ठीक, तो उसके लिए कंक्रीट का मीटर क्यूब में मेजर किया जाए, क्योंकि कंक्रीट स्थूल कार्य यानी वॉल्यूम वाला काम है, भारी काम है, ठीक। ऐसे ही चिनाई आपकी होती है, ठीक, ईंट की चिनाई, ये भी मीटर क्यूब में मेजर की जाती है, ठीक। ऐसे ही आपके पास स्टोन की चिनाई होती है, ये भी मीटर क्यूब में मेजर की जाती है। ऐसे ही आपके पास मृदा की कटाई और मृदा की भराई, ये भी मीटर क्यूब में मेजर की जाती है, ठीक। अगर हम किसी माप को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, और सभी मापों को लेके उनका गुणनखंड निकाल के हम वॉल्यूम निकालने हैं, यानी मीटर क्यूब में उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम मीटर क्यूब में ही मेजर करते हैं। यानी हम कोई तीनों मापों में से, तीनों माप मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, तीनों में से किसी को भी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, उस कार्य को मीटर क्यूब में लेंगे, ठीक। फिर अगला है आपका उथले कार्य, उथले मतलब सतही जो कार्य होते हैं, सरफेशियल कार्य, जैसे आपका पेंट का काम, ठीक, तो पेंट की हम थिकनेस को बता देते हैं, ठीक, यानी पेंट की थिकनेस को हमने फिक्स कर दिया, जैसे हम बोल दिए कि 2 कोट करना है पेंट को आप, तो हमने क्या किया, इसकी थिकनेस फिक्स कर दी, ठीक। और उसके बाद हम उसको एरिया में मेजर करने लग जाएंगे, यानी मीटर स्क्वायर में, क्योंकि पेंट क्या है, सतही कार्य है। इसी तरह से प्लास्टर देखिए आप, प्लास्टर, जब प्लास्टर आप करते हैं तो आप बोल देते हैं कि 4 दीवारों पे करना है, और 4 दीवार का एरिया इतना है, ठीक, मीटर स्क्वायर में, और इतने डेप्थ में करना है, ठीक। तो हम डेप्थ फिक्स कर दिया हमने, यानी उसकी गहराई फिक्स कर दी, यानी 12 mm का प्लास्टर करना है, तो हमको क्या बताना पड़ेगा, हमको बस एरिया बताना पड़ेगा, यानी प्लास्टर को आप मेजर करेंगे एरिया में, यानी मीटर स्क्वायर में, ठीक। तो जो सतही कार्य होते हैं जिसके अंदर किसी माप को यानी उसकी गहराई को फिक्स किया जा सकता है, ठीक, किसी एक माप को सीमित किया जा सकता है, वह मध्य क्षेत्रफल में लिया जाता है, ठीक। तो ये आपका सेकंड, तो हम देखेंगे कि वो माप कैसी है, वो आइटम कैसा है, वो आइटम वॉल्यूम वाला है या वो आइटम सरफेस वाला है, ठीक, उसके आधार पर उसकी माप को यानी यूनिट को डिसाइड कर देंगे। फिर तीसरा आपके पास है लंबूतरी या पतली मदें, ठीक, जहाँ पर 2 मापों को निर्धारित किया जा सकता है, वह मध्य शेष तीसरी माप में ली जाती है, जैसे इस्पात। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पाइप है, ठीक, तो पाइप का हमने अगर डाया बता दिया, पाइप आप मार्केट में जाएंगे तो बोलेंगे 15 mm डाया की आपको 5 मीटर पाइप दे दीजिए, तो जैसे ही आपने डाया बताया तैसे ही आपने उसका एरिया फिक्स कर दिया, एरिया फिक्स मतलब उसकी 2 मापें फिक्स कर दी, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई कह रहा हूँ, चौड़ाई और उसकी गहराई, ठीक, बी और एच फिक्स कर दिया, ठीक। और आप उसको किस में मेजर कर लेंगे, आप उसको लंबाई में, जैसे मार्केट में आप जाते हैं तो आप रस्सी लेके आते हैं, तो रस्सी किस में लेके आते हैं, मीटर में लेके आते हैं, 5 मीटर की, 5 मीटर रस्सी चाहिए, 10 मीटर रस्सी चाहिए, 15 मीटर रस्सी चाहिए, ठीक, तो आप बोलते हैं मीटर में उसको। फिर आपको साइज़ पूछता है, वो साइज़ पूछता है नहीं, उसको आपसे एरिया पूछ लेता है वो, तो एरिया पूछने के बाद वो क्या करेगा, वो आपको एरिया पूछने के बाद बोलेगा कि 2 mm की मोटी रस्सी है, ठीक, तो यानी वो एरिया फिक्स कर दिया, ठीक। या फिर आप जब उसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कैसे करेंगे, आप मीटर में ही पेमेंट करेंगे, वो आपको बताएगा रेट क्या, 5 रुपया मीटर है, ठीक, तो आपने 25 मीटर ली, तो आप उस हिसाब से उसको 125 रुपये दे के चले आएंगे, ठीक। तो ये है आपकी, ठीक। और क्या है, और जिन मदों को आकार, आयतन और ये क्या है अलग अलग जैसे हो सकते हैं, जैसे कहने का मतलब पूर्ण आकार होता है किसी आइटम का, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई है, ईंट है, ठीक, एक ईंट है, अगर आप ईंट मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि इतना मीटर क्यूब ईंट चाहिए हमको, या इतना मीटर स्क्वायर ईंट चाहिए हमको, या इतना मीटर की ईंट चाहिए हमको, आप बोलेंगे 50,000 ईंट चाहिए, क्योंकि हर ईंट की जो शेप, साइज
रंग रूप है सब सेम है। ठीक, तो इसलिए आप उसको इकाई में ले सकते हैं, यानी नग में ले सकते हैं। ठीक, जिस मद का पूर्ण आकार तथा तीनों मापे निर्धारित कर दिए जाते हैं अथवा वस्तु का तरल अवस्था में, वस्तु तरल अवस्था मतलब बिटुमिन मान लीजिए, तो बिटुमिन आप जाएंगे तो आप बोलेंगे हमको 1000 लीटर में या 100 लीटर में। ठीक, या फिर पेट्रोल, पेट्रोल भी तो आप लीटर में लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये आपका तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ हुआ, या फिर जिसकी तीनों मापों को निर्धारित किया जा सकता है। यानी आपको ईंट को आपको पता ही है कि कितने की होती है, तो 19 × 9 × 9 ईंट होती है, तो आप उसको क्या करने लग जाएंगे, आपने तीनों माप निर्धारित कर दिए हमको ईंट के। ठीक, अब आप उसको नग में मेजर करने लग जाएंगे, यानी 50,000 ईंट, 5,000 ईंट, 25,000 ईंट, तो उसको नग में मेजर करने लग जाएंगे। ठीक, तो ये है आपका निर्धारित करने का तरीका, कैसे कौन सी चीज़ों को निर्धारित किया जाता है। ठीक, अब आपके पास कुछ वो आती हैं कि कुछ यूनिट आपको पता होनी चाहिए जनरली। ठीक है, अब कौन आप, हाँ, तो कुछ यूनिट आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहले आपका है, मान लीजिए अर्थवर्क है। ठीक, अर्थवर्क की जो आप यूज़ करेंगे, हम वही बता रहा हूँ मैं जो हम लोग एस्टिमेशन में यूज़ करेंगे। ठीक, तो इसको लिया जाता है मीटर क्यूब के अंदर। ठीक, क्योंकि इसकी कोई भी माप फिक्स नहीं है और ये वॉल्यूम का काम है। ठीक, स्थूल कार्य है ये। फिर आपके पास होता है कंक्रीट। ठीक, तो कंक्रीट मान लीजिए कहीं अलग अलग जगहों पे डाली जाती है, तो अलग अलग जगहों पे उसको लिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए अगर फाउंडेशन में डाल रहे हैं, ठीक, तो उसको मीटर क्यूब में लेंगे। ठीक, अगर आप फर्श में डाल रहे हैं, ठीक, यानी फ्लोर में डाल रहे हैं, तो आप उसको मीटर स्क्वायर में लेंगे। ठीक, और और मान लीजिए आप इसी इसी कंक्रीट को डाल रहे हैं कहीं किसी, मान लीजिए आप कंक्रीट वाले प्लास्टर उसके अंदर फ्लोर कंक्रीट नहीं है, इस बार आपके पास सीमेंट पेस्ट है, यानी सीमेंट मोटार है। ठीक, अभी ये भी डिपेंड करता है आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो जनरली ये मीटर स्क्वायर में ही लिया जाता है। ठीक, जैसे पॉइंटिंग हुआ, प्लास्टर हुआ, ठीक, ये सब किस में लिया जाएगा, मीटर स्क्वायर में लिया जाएगा। ठीक, आपके पास फिर आता है डीपीसी। डीपीसी तो आप फेमिलियर होंगे, डीपीसी लिया जाता है मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में लेने का मतलब ये है कि हमने इसकी एक माप को फिक्स कर दिया। कौन सी माप को, इसकी थिकनेस को फिक्स कर दिया, तो हम बोल देंगे 4 mm, ये 4 सेंटीमीटर मोटा आपका डीपीसी है, तो हम उसको किस में मेजर करने जाएंगे, मीटर स्क्वायर में मेजर करने लग जाएंगे। ठीक, तो हमने एक माप फिक्स कर दी उसकी। ठीक, ईंट कार्य यानी ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क आप किस में मेजर करेंगे, मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। ठीक, फिर आप स्टोन वर्क, स्टोन वर्क भी मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। ठीक, छत कार्य यानी रूफिंग का काम जो होता है, जनरली रूफिंग का काम जो होता है आपका मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, क्योंकि छत क्या है, एक सतही कार्य है, आप थिकनेस को स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, और आपके पास क्या आता है, और आपके पास आता है मान लीजिए लकड़ी का कार्य है। ठीक, लकड़ी का कार्य है तो मीटर क्यूब में लिया जाता है। ठीक, अगर मीटर क्यूब में क्यों लिया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास चौखट का कार्य है तो मीटर क्यूब में लिया जाएगा, लेकिन आपके पास पल्लों का काम है, यानी आप बोर्ड लगा रहे हैं, गेट जो लगाते हैं, वो मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाएगा, क्योंकि वो सतही है। सतही मतलब इसकी थिकनेस स्पेसिफाई की जा सकती है, यानी फिक्स की जा सकती है। ठीक, और क्या आपके पास रंग रोदन, पेंटिंग का काम, मान लीजिए पेंटिंग का काम है, तो पेंटिंग का काम हमने बताया कि अगर आप क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे कोट, उसके कोट फिक्स कर देंगे और बोल देंगे इतना मीटर स्क्वायर पे हमको पेंट कराना है, तो इसको किस में मेजर किया जाएगा, मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाएगा। प्लास्टर को भी इसी में मेजर किया जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए ओवरऑल बेसिक काहे कि यही जरूरत पड़ेगी हमको एस्टिमेशन बनाते थे। अब क्या है, अब जो ये मापे आप लेते हैं मीटर स्क्वायर में, मीटर में, मीटर क्यूब में, ठीक, इनकी कुछ परिशुद्धता से लिया जाता है। वो परिशुद्धता कितनी होती है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए आपके पास 0.01 की शुद्धता होनी चाहिए मीटर की। ठीक, इसका मतलब ये कि आप इस जो भी क्वांटिटी मेजर करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कंक्रीट वर्क मेजर किया, तो उसको आप 0.2 अंक शुद्ध तक मेजर करेंगे। ठीक है, ओके। फिर आपको अगर क्षेत्रफल मेजर करना हो तो क्षेत्रफल भी ऐसे ही 0.2 अंक तक शुद्धता से मेजर करेंगे। ठीक, अगर आपको आयतन मेजर करना हो तो आयतन भी 0.2 अंक की शुद्धता तक मेजर करेंगे। ठीक, तो दोनों आप शुद्धता से मेजर करेंगे। फिर आपके पास क्या है, भार, तो भार आप निकटतम केजी यानी
केजी में मेजर करेंगे, एक्यूरेट केजी। जैसे मान लीजिए अगर आता है वो 1.95 केजी कोई, तो उसको आप केजी में ही मेजर करेंगे, यानी 2 केजी बोलेंगे, ठीक। ग्राम व्राम में नहीं दिखाएंगे उसको, ठीक। अगर इस्पात कार्य है, इस्पात कार्य की जो लंबाई होती है, क्योंकि इस्पात जो है महंगा मटेरियल है, तो उसको और शुद्धता से मेजर करते हैं, यानी दशमलव के 3 स्थान तक शुद्धता से मेजर करते हैं, ठीक। और उसके वो क्षेत्रफल को भी दशमलव के 3 स्थान तक शुद्धता से मेजर करते हैं, किसके, इस्पात को। और लकड़ी भी हमारा महंगा मटेरियल है, लेकिन इस्पात से कम है, तो उसको दशमलव के 3 स्थान तक 2 के मल्टीपल में शुद्धता से मेजर करते हैं, ठीक। ऐसे ही आपका आयतन भी दशमलव के 3 स्थान तक शुद्धता से मेजर करते हैं, लकड़ी कार्य के लिए ही वैलिड है ये, ठीक। और परवलन छड़ें जो होती हैं, जो स्टील की आपकी छड़ें होती हैं, उसको निकटतम दशमलव के 3 स्थान तक 5 के मल्टीपल में मेजर किया जाता है। तो ये है आपकी शुद्धता कितनी ली जाती है। शुद्धता हम जब एस्टिमेट बनाएंगे तो उसमें ही शुद्धता ली जाएगी। अगर मान लीजिए कोई मटेरियल आएगा, क्वांटिटी आएगी 4.395, ठीक, और ये मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में तो हम क्या करेंगे, इसको 4.40 कर देंगे मीटर क्यूब। तो हम क्या दशमलव के 2 स्थान तक की शुद्धता से मेजर करेंगे, ठीक। ये मतलब है इसका, कितनी एक्यूरेसी से आप मेजर करेंगे। फिर आपके पास है भवनों की विधियाँ, ठीक, यानी भवनों के प्रांकलन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है बाहर से बाहर, भीतर से भीतर, ठीक, और लंबी छोटी वॉल, ठीक, या फिर आप इसी को PWD मेथड भी कह सकते हैं, इसी मेथड को PWD मेथड भी कहते हैं, ठीक। तो ये आपकी, और इसी को सेपरेट वॉल मेथड भी कहते हैं, देखिए कितने नाम हैं, ठीक। इसी को सेपरेट वॉल मेथड कहते हैं, इसी को PWD मेथड कहते हैं, इसको इन टू इन कहते हैं, ठीक, इन टू इन और आउट टू आउट मेथड कहते हैं, इसी को लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड कहते हैं। तो ये सारे एक ही मेथड के नाम हैं। फिर आपके पास आता है मध्य रेखा विधि, यानी सेंटर लाइन मेथड, ठीक। फिर आपके पास आता है संपारण विधि, यानी क्रॉसिंग विधि, और हमारे सिलेबस में ऊपर के दोनों हैं, और इन्हीं दोनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 2 मेथड हम लोगों को देखने हैं। तो पहला मेथड पे हम चलते हैं। पहला आपके पास लंबी दीवार छोटी दीवार विधि, हमने पहले डिस्कस किया, इसको PWD मेथड भी कहते हैं, ठीक। तो इसको PWD मेथड कहते हैं, इसको इन टू इन, आउट टू आउट मेथड भी कहते हैं, इसी को आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कहते हैं, इसी को आप सेपरेट वॉल मेथड भी कहते हैं। तो 4 नाम हैं इस मेथड के, ठीक। चारों में से कोई भी दे सकता है आपको एग्जाम में, ठीक। इस विधि में मुख्य दीवार की बाहर से बाहर, तो मान लीजिए इस विधि में क्या करते हैं, कोई भवन है आपके पास, ये कोई भवन है, ठीक, कोई भवन है आपके पास, ठीक, और इसकी लंबाई क्या है, सॉरी, मान लीजिए कोई भवन है आपके पास, ठीक। तो इसकी अंदर से अंदर लंबाई है ये आपकी, ये लंबाई है इसकी, इसकी ये लंबाई है आपकी, ये लंबाई L, ठीक, और ये इसकी चौड़ाई है B, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, जो आपकी लंबी वॉल है यानी L जो वॉल है, इसको बाहर से बाहर कैलकुलेट करते हैं, ठीक। यानी ये लंबी वॉल की लंबाई ये हो जाएगी आपकी, जो भी यहाँ पे आएगी, ठीक। और छोटी जो वॉल होती है, छोटी वॉल मतलब ये वाली वॉल, ठीक, ये छोटी दोनों वॉलें हैं। तो ये वाली वॉल को अंदर से अंदर कैलकुलेट करते हैं, मतलब यही अंदर से अंदर जो B इसमें लिखा हुआ है, ठीक। और ये लंबी वॉल को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बाहर से बाहर, ठीक। ये लंबी वॉल मैंने दिखा दी, बाहर से बाहर ये रही, और छोटी वॉल को अंदर से अंदर कैलकुलेट करते हैं, ठीक। और उसकी जो भी मद होती है, यानी लंबाई तो आपको नहीं चाहिए, क्वांटिटी निकालनी तो आपको लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। ये दोनों तो आपको क्रॉस सेक्शन में दिख जाएगा, ठीक। आपको निकालना रहता है ये L, ठीक। तो ये L लंबी वॉल के लिए बाहर से बाहर, छोटी वॉल के लिए अंदर से अंदर, ठीक। तो यह कह रहा है कि इस विधि में मुख्य दीवारों की बाहर से बाहर लंबाई ली जाती है, और इनसे सटी आड़ी हुई दीवारों की भीतर से भीतर लंबाई ली जाती है। जो आपकी लंबाई के अलॉन्ग, यानी लेंथ के अलॉन्ग जो लेंथ वो होती है, दीवार होती है, उसको बाहर से बाहर लिया जाता है, और इसके परपेंडिकुलर जो दीवार चलती है उसको अंदर से अंदर लिया जाता है, ठीक।
ये चीज़, इसमें इस लंबाई को दीवार की चौड़ाई और ऊंचाई से गुना करके परिणाम ज्ञात कर लिया जाता है। अब इसी लंबाई को जो आप लिए हैं बाहर से बाहर के लिए अलग और अंदर से अंदर के लिए, यानी छोटी दीवार के लिए अलग और लंबी दीवार के अलग, इसीलिए इसको सेपरेट वॉल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि दोनों दीवारों को अलग अलग मेजर किया जाता है। तो दो दीवार निकालें आप लंबाई, उसी को 20 से और ऊंचाई से मेजर करके आप क्या निकाल सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं, यानी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपको लंबी दीवार की लंबाई निकालनी है, ठीक। तो ये तो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लें। और क्या है इसमें, तो ये जो विधि आपकी ना, ये आपकी ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा यूज भी की जाती है, ठीक। और इसमें जो एरर होने की चांसेस है वो कम होती है इस मेथड में। और क्या है इस मेथड में लेकिन कैलकुलेशन वर्क बहुत बढ़ जाता है, ठीक। तो ये आपकी, अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये जो लंबी दीवार और छोटी दीवार की लंबाई कैसे निकालते हैं, और ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है कोई, मान लीजिए भवन है और आपके पास क्रॉस सेक्शन है कोई, मैं बना देता हूँ दोबारा। मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है आपके पास, ठीक। ये फाउंडेशन है नीचे, ठीक, और ये वॉल है आपकी, ठीक। तो ये मैंने दिखाया आपको, ये फाउंडेशन वर्क है, ये आपका मशीनरी वर्क है, ठीक। तो अब मेरे को क्या करना है, मैंने ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया, तो सारी दीवार की लेंथ जो है वॉल अलोंग द यही क्रॉस सेक्शन। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस कार्य के लिए यानी फाउंडेशन कार्य के लिए लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ हमको पता है कि जो इस दीवार में जो ये होगा यहाँ से, लॉन्ग वॉल के लिए, किसके लिए, फाउंडेशन के लिए, यहाँ से और आउटर डिस्टेंस मेजर करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लेते हैं कितनी होगी, ठीक। तो मान लीजिए ये 4 है भीतर से भीतर, ठीक, और इसकी थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास कहाँ से, सेंटर टू सेंटर 4 प्लस 0.3, ठीक। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गई। अब आपको क्या करना है, ये दीवार यहाँ से और इस दीवार के यहाँ तक, ठीक है, यानी आउटर से आउटर इस वाली हमको वो निकालना, फाउंडेशन वर्क निकालना कंक्रीट में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक डिस्टेंस निकाल चुके हैं, तो ये खसका हमको जोड़ना पड़ेगा इतना अभी इस एंड पे, ठीक। और उस एंड पे भी, यानी इस दीवार के लिए तो ये जोड़ ही दिया आपने, और इस दीवार के लिए भी जोड़ना पड़ेगा बाहर से बाहर के लिए। तो आप क्या जोड़ेंगे, मान लीजिए अगर इसको मैं मिटा देता हूँ, मान लीजिए आपकी ये जो है आपकी ये जो है आपकी 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आपने निकाला था 4 प्लस 0.3, तो आप आधा खसका इधर से जोड़ेंगे इसका, यानी आप जोड़ेंगे 90 का आधा 45, ठीक। और आधा खसका इधर भी जोड़ेंगे, आधा इधर जोड़ा आधा इधर जोड़ेंगे, तो ये 45 यानी 0.9 जोड़ देंगे। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 9 9 4 9 3, आपके पास 12 12 4, आपके पास हो जाएगा 4 1 5 5.2 हो जाएगा। यानी आपके पास लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस आ गई 5.2, किसके लिए, ये फाउंडेशन वर्क के लिए। इसी तरह से आप शॉर्ट वॉल करेंगे लेकिन इन टू इन करेंगे, ठीक। अब हर खसके के लिए ये लेंथ चेंज होती रहेगी, ये लेंथ भी, लॉन्ग वॉल की लेंथ भी और शॉर्ट वॉल की लेंथ भी, ठीक। दोनों लेंथें चेंज होती रहेंगी हर खसके के लिए, ठीक। खसके की आधी चौड़ाई इधर जोड़नी पड़ेगी लॉन्ग वॉल के लिए, आधी चौड़ाई उधर जोड़नी पड़ेगी। और छोटी वॉल के लिए क्या करेंगे, आधी लंबाई इधर घटानी पड़ेगी और आधी लंबाई इधर घटानी पड़ेगी, ठीक। तो ये आपकी है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक। तो अगर इस तरह से आपको निकालना हो लंबी दीवार की नींव में लंबाई, तो कैसे निकालेंगे, यानी फाउंडेशन में लॉन्ग वॉल की लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप क्या करेंगे, कुर्सी तल पर लंबी दीवार की लंबाई निकाल लेंगे बाहर से बाहर, तो क्या करेंगे, यानी प्लिंथ लेवल पर आउटर लेंथ निकाल लेंगे आप, ये निकाल लिया आपने, ठीक। और इसमें क्या करेंगे, इसी दीवार के दोनों तरफ के जो प्लिंथ के खसके हैं उसको ऐड कर देंगे। ये मैं फिगर में समझा देता हूँ आप, मान लीजिए ये आपके पास है और आपके पास ये दीवार है, तो आपको इस फाउंडेशन कार्य के लिए क्या करना है, लंबी दीवार की लंबाई निकालनी है। तो आप क्या करेंगे,
अब बाहर से बाहर लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ये बाहर से बाहर अभी हम लोगों ने लिखा थी एल, बाहर से बाहर। अब और क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, ये खसका जोड़ देंगे। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ कुर्सी तल पर लंबी दीवार की बाहर से बाहर लंबाई, तो कुर्सी तल यही तो है, इस तल पर बाहर से बाहर लंबाई यही होगी। ठीक, इस एंड से लेके उस एंड तक, फिर उसमें क्या जोड़ देंगे, कहाँ गया, इसी दीवार के दोनों तरफ प्लिंथ व नींव के खसके। तो प्लिंथ के खसके और नींव के खसके, यानी ये टोटल खसका आपको जोड़ देना है। इधर आधा इधर से जोड़ेंगे और आधा उधर से जोड़ेंगे। ठीक, और इसी तरह से छोटी दीवार का करना होगा। अगर छोटी दीवार अंदर से अंदर कैलकुलेट करेंगे आप, और आपको फाउंडेशन के लिए कैलकुलेट करना, तो ये निकाल देंगे आप, यानी घटा देंगे। तो ये घटाया हुआ है यहाँ पे, छोटी दीवार की नींव की लंबाई, कुर्सी तल पर छोटी दीवार की भीतर से भीतर लंबाई, और लंबी दीवार के दोनों तरफ प्लिंथ का खसका। ये अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, और आपके पास क्या होता है, आपके पास दूसरा मेथड आता है मध्य रेखा विधि। तो मध्य रेखा विधि क्या है, ये रही। अब मध्य रेखा विधि में हम कुछ नहीं करते, हमको लंबाई जो निकालनी है, पहले हमको पता है, हमने बताया आपको कि आपको एल बी एच तीनों चाहिए होंगे। तो ये दोनों तो हम लोगों को क्रॉस सेक्शन में दिख जाते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता है लेंथ निकालने में। ठीक, तो अब लेंथ, इस वाले केस में हमने देखा कि दोनों दीवारों को अलग अलग किया जाता है। ठीक, छोटी वाल और लंबी वाल, छोटी वाल को अंदर से अंदर और लंबी वाल को बाहर से बाहर। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें मान लीजिए आपके पास कोई भवन है, ये आपके पास भवन है। अब इस मेथड में क्या करेंगे, आप ना लंबी दीवार देखेंगे ना छोटी दीवार, आप केवल इसकी मध्य रेखा की दूरी मेजर कर लेंगे। ये जो मध्य रेखा है इसकी लंबाई निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये सेंटर टू सेंटर लेंथ ये रही, यहाँ तक बीच में, मिटा देता हूँ इसको। ठीक, ये आपकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, ये मान लीजिए एल है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, ये लेंथ आपकी बी मान लीजिए। तो टोटल सेंटर लाइन की लेंथ कितनी हो गई, एल। ठीक, वो हो गई आपकी 2L, इसको स्मॉल एल मान लीजिए। ठीक, 2L प्लस 2B, तो ये सेंटर लेंथ होगी, सेंटर लाइन की लेंथ हो गई, यानी मध्य रेखा की टोटल लंबाई। मध्य रेखा क्या, दीवार की मध्य रेखा की जो लंबाई, तो ये इतनी हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब इस मध्य रेखा में आप क्या करेंगे, B और S से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकाल लेंगे, कितनी क्वांटिटी है, यानी परिमाण कितना आपका। तो इसमें क्या करेंगे, एक ही बार में सारी लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यह विधि तभी उपयुक्त होती है जब भवन की दीवारों की अनुप्रस्थ परिच्छेद सममित हो। ठीक है, तो ये सममित होनी चाहिए दीवारें। सममित होने का मतलब दीवारों के जो खसके होते हैं वो ऐसे होने चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, यानी सममित होनी चाहिए। अगर आप सेंटर लाइन ड्रॉ करें तो ये जो सेंटर लाइन है ये इसकी भी होनी चाहिए, इस वाले खसके की भी, इस वाले खसके की भी, और इस वाली दीवार की भी। ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर दीवारें मान लीजिए ऐसी हैं कुछ, ठीक, कुछ दीवारें ऐसी हैं, तो ये मेथड सूटेबल नहीं होता। यानी इसकी केंद्र रेखा ये रही, इसकी केंद्र रेखा दूसरे वाले खसके की ये रही, और बीच वाले खसके की ये रही, तो इनकी केंद्र रेखाएं अलग अलग हैं, तो ये सममित नहीं है। तो ऐसे के लिए ये उपयुक्त नहीं रहता। क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कार्य बहुत बढ़ जाता है फिर। ठीक, इस विधि में सभी लंबी दीवारों की और छोटी दीवारों की मध्य रेखा की लंबाई का कुल योग कर लेते हैं। यहाँ पे ना लंबी दीवार देखना हमको ना छोटी दीवार, केवल सारी जो मध्य रेखा है उसकी लंबाई को जोड़ लेते हैं। ठीक, और उसको मोटाई, चौड़ाई से और ऊंचाई से गुना करके आप परिमाण निकाल लेते हैं। ठीक, योग करके दीवार की नींव की चौड़ाई और मोटाई से गुना करके चिनाई का आयतन ज्ञात कर लिया जाता है। मध्य रेखा विधि में दीवार की लंबाई नींव कंक्रीट, नींव कुर्सी अधिरचना में समान रहती है और घटती बढ़ती नहीं है। ठीक, यानी ये रेखा जो है हमेशा समान रहेगी। आप देखे थे एल आपको हर खसके के लिए अलग निकालना पड़ा था, छोटी दीवार और लंबी दीवार का। इसमें क्या है, ये जो मध्य रेखा की लंबाई है ये सेम रहेगी पूरे कार्य के लिए। ठीक, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेकर मतलब फाउंडेशन वर्क से लेके, ये जो फाउंडेशन वर्क आप नीचे बनाएंगे उसके ऊपर दूसरा प्लिंथ, ठीक, फिर दीवार, फिर उसके ऊपर पैरापेट वाल, सबके लिए सेम रहेगी जब तक कि सारी दीवारें सममित हैं। ठीक, घटती बढ़ती नहीं रहेंगी। यह काफ़ी सरल है क्योंकि इसमें गणना कार्य काफ़ी घट जाता है, इसमें गणना कार्य ज़्यादा होता है। ठीक, और एरर के चांसेस कम होते हैं। सेम इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें क्या, इसमें गणना कार्य बहुत कम हो जाता है और एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये किसके लिए उपयुक्त है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई भवन है, ठीक, आपके पास ऐसी कोई दीवार है और ऐसा कोई भवन है, तो इसके लिए ये मेथड सूटेबल रहता है। कौन सा मेथड, ये सेंटर लाइन। क्यों,
इसमें लंबी दीवार और छोटी दीवार क्या बताएंगे आप, इसमें लंबी दीवार और छोटी दीवार का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सेंटर लाइन की दूरी निकाल लेंगे। सेंटर लाइन की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही भवन है और इसकी जो सेंटर से दूरी है ये डी है, तो हम सेंटर लाइन कैसे निकाल सकते हैं, पाई डी निकल के सेंटर लाइन की लेंथ, ये अगर ये डी है तो। ठीक, ऐसे भवनों के लिए उपयुक्त रहता है। और मान लीजिए कैसे भवन, और कोई भवन मान लीजिए ऐसा है आपके पास, ऐसा भवन है यानी पंचभुजाकार भवन है, तो उसके लिए भी उपयुक्त रहता है ये मेथड। क्यों, क्योंकि आपको सेंटर लाइन निकालनी है, बस सेंटर लाइन निकाल लीजिए, इसकी लेंथ निकाल लीजिए। जो अनियमित आकार के भवन होते हैं ना, जो देखने को नहीं मिलते, उसके लिए ये मेथड सूटेबल है। या फिर कैसा हो, या फिर ऐसा हो कुछ ट्रायंगुलर भवन हो आपके पास, तो उसके लिए भी उपयुक्त है। सेंटर लाइन की दूरी निकाल लीजिए, बस ये योग निकाल लीजिए और लेंथ मल्टीप्लाई। इसमें क्या है, ये लंबी वार और दीवार वाला नहीं लगा पाएंगे आप। ठीक, तो अनियमित आकार जैसे आयताकार आकार की हो, गोलाकार हो, बहुभुजाकार हो, विन्यास वालों के लिए ये आड़ी दीवार उपयुक्त नहीं होती। जिसमें आड़ी दीवार नहीं लगी होती उसके लिए यह मेथड बहुत उपयुक्त है। ठीक, जहाँ आड़ी दीवार, अब ये क्या है देखिए, अब इसमें कुछ घटाना और जोड़ना पड़ता है। इसमें तो कुछ हमको ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्यों, क्योंकि इसीलिए इसमें एरर नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है, जहाँ संगम होते हैं, जहाँ ज्वाइंट होता है, वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान कैसे, मान लीजिए ये आपके पास कोई भवन था, ठीक, आपके पास कोई भवन था ये, ठीक, अब आपने क्या किया, इसकी मध्य रेखा की लंबाई निकाल ली। ठीक, ये मध्य रेखा की आपने लंबाई, अब जब मध्य रेखा की लंबाई आप यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक, फिर आप क्या कर रहे हैं, इस वाली दूरी को भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक, फिर इस वाली में भी आप ये कैलकुलेट कर ले रहे हैं, यानी सेंटर लाइन तो यहीं से यहाँ ले रहे हैं आप। ठीक, और इधर भी कर ले, तो ये जो पोर्शन है ये आप दो बार ले रहे हैं। ये जो छोटा सा पोर्शन यहाँ बन रहा है, ये छोटा सा पोर्शन यहाँ भी बनेगा अभी, ये छोटा सा पोर्शन यहाँ बन रहा है, इसको आप दो बार कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक, इसको आप दो बार कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो ये छोटा पोर्शन ही आप दो बार कैलकुलेट कर ले रहे हैं, अंदर का जो वर्ग है। इसको और दोबारा डिटेल में देख लेंगे हम ये। ठीक, और लेकिन इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, जो छोटा वाला बाहर वाला खंड है, जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं आप, इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो आपने एक स्क्वायर को तो दो बार कैलकुलेट कर लिया, ठीक, लेकिन जो बाहर का स्क्वायर है उसको एक बार भी नहीं कैलकुलेट किया। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ दो बार कैलकुलेट कर लिया आपने, यहाँ एक बार भी नहीं किया, जबकि इसको करना था। तो क्या हुआ, ये एक बाहर वाला हो गया, एक अंदर वाला हो गया, तो दो कैलकुलेट कर लिया आपने ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये दोनों को आपस को कैंसिल कर देता है। यानी जब एल जॉइंट बनता है, एल जॉइंट मतलब ऐसा जॉइंट बनता है भवन में, ये देखिए एल जॉइंट, ये रहा आपके पास, ये जॉइंट एल है। ठीक, ये एल जॉइंट बनता है, तो आपको केंद्र रेखा की लंबाई में से ना तो कुछ जोड़ना पड़ता है, ना ही कुछ घटाना पड़ता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप। अब मान लीजिए थोड़ा टी आकार का जॉइंट बन रहा है। टी आकार का जॉइंट मतलब ये आपके पास कुछ ऐसा है, रोटेट करता हूँ मैं, ये टी आकार का जॉइंट बन रहा है आपके पास। ठीक, तो आप केंद्र रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेंटर लाइन से लाएंगे। ठीक, तो ये केंद्र रेखा की लंबाई। अब आप क्या कर रहे हैं, ये जो इतना वाला पोर्शन है जो मैं डैश कर रहा हूँ, इसको हैचिंग कर रहा हूँ, गाढ़ा बना दे रहा हूँ, डार्क बना दे रहा हूँ, ये वाला, इस वाले पोर्शन को आप इस रेखा की लंबाई में भी कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक, और इस रेखा की लंबाई में भी कैलकुलेट कर ले रहे हो। ठीक, तो ये इतना जो पोर्शन है ये दो बार, यानी ये वाला किस में काउंट हुआ, एक बार इसमें काउंट हो गया और एक बार इस वाली रेखा में काउंट हो गया। ठीक, तो ये वाला जो मैंने गाढ़ा कर दिया पोर्शन, डार्क बना दिया, ये दो बार काउंट हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक बार आपको घटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि डबल बार काउंट हो जा रहा है। यही ध्यान रखना होता है इस मेथड में। इसीलिए इस मेथड में क्या होता है, एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये मेथड आसान हो जाता है, क्यों, क्योंकि मध्य रेखा की लंबाई जो है ऊपर से लेकर नीचे तक कांस्टेंट रहती है, लेकिन पहले वाले मेथड में ये चेंज होती रहती है। ठीक, तो ये आपको घटाना पड़ेगा। अब ये कितना घटाना पड़ेगा, ये हमको जो मुख्य दीवार है, यानी मुख्य दीवार मतलब ये, इसकी आधी चौड़ाई घटानी पड़ेगी। ठीक, मध्य रेखा की लंबाई में से, तो ये आपको ध्यान रखना है इस मेथड में। ठीक, तो आपके पास ये आपको ध्यान रखना है इन दोनों मेथड में। ठीक, तो इन दोनों मेथड की डिफिनीशन भी पूछ सकता है एग्जाम में, इन दोनों मेथड पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है।
ठीक। तो आप जैसा, अब ये आदमी के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि कब हम मध्य रेखा की लंबाई वाला मेथड लगाएं और कब हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड लगाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज यही मेथड होता है, ठीक, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन काम बढ़ जाता है, ठीक। और दोनों से क्वांटिटीज़ जो होती हैं, ठीक, यानी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो दोनों सेम आती हैं दोनों मेथड से, ठीक। तो चाहे आप ये मेथड लगाइए चाहे ये मेथड लगाइए, तो दोनों मेथड से क्वांटिटीज़ सेम आती हैं। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं एक, ठीक। न्यूमेरिकल का हम केवल इस प्लान को समझ लेते हैं, हम अगले लेक्चर में आपको इसको समझाएंगे कि इसमें क्या क्या क्वांटिटीज़ कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है आपके पास? चित्र 0.34 ये बना हुआ सामने, ठीक। में दर्शाए गए भवन का मदों की परिमाण ज्ञात कीजिए और प्रांगला कीजिए किससे किससे? बाहर से बाहर और मध्य रेखा और संपारण विधि से। लेकिन हम दोनों इन्हीं दोनों मेथड से देखेंगे, किससे किससे? मध्य रेखा और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको काम करना है सामान्य मृदा की नींव खुदाई का, फिर नींव व कुर्सी तक की ईंट चिनाई का, फिर ईंट में चूना कंक्रीट का आपको काम देखना है, फिर अधिरचना में ईंट चिनाई का काम देखना है। तो आपको ये सारे कैलकुलेट करने हैं कि कितना इसमें क्वांटिटी लगी हुई है। यहाँ देखिए, आपको मृदा कार्य निकालना है कि कितनी खुदाई हुई, खुदाई कहाँ से हुई है? जीएल से नीचे। तो आपको इतना वॉल्यूम की निकालना पड़ेगा कि कितना मिट्टी की खुदाई आपने करी है, ठीक। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको ये निकालना पड़ेगा कि कंक्रीट कार्य कितना हुआ है, ठीक। ये कंक्रीट कार्य दोनों तरफ हुआ है, ठीक। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? फिर आपको ये निकालना पड़ेगा कि जो ऊपर वो है आपके पास मशीनरी वर्क है, ये कितना हुआ है, इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक। तो ये आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक। तो इतना आपको काम करना है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है, थोड़ा टाइम टेकन है, तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक। सो आपको मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितनी चीज़ें आपको बताई गई होंगी आपको कुछ समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच।